गाइस। तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे डिफ्यूज़न एंड ऑस्मोसिस। डिफ्यूज़न क्या होता है और ऑस्मोसिस क्या होता है। डिफ्यूज़न हमेशा गैस में होता है और ऑस्मोसिस हमेशा वाटर और वाटर लाइक सब्सटेंस में होता है। डिफ्यूज़न क्या होता है, जैसे डिफ्यूज़न हमेशा गैस में होता है तो डिफ्यूज़न में जैसे अगरबत्ती हो गया, इंसेंस स्टिक जिसे कहते हैं, और परफ्यूम हो गया। तो परफ्यूम जब हम लोग लगाते हैं तो एक जगह लगाते हैं तो पूरे रूम में फैल जाता है उसका ड्रॉपलेट्स। ये क्या है, डिफ्यूज़न के कारण। बहुत तेज़ है डिफ्यूज़न, एक ऐसा प्रोसेस है जो बहुत तेज़ी से कंप्रेस्ड गैस और गैसेस में होता है। अगरबत्ती का धुआं, स्मोक चारों तरफ फैल जाता है, वो कैसे, डिफ्यूज़न के कारण। ऑस्मोसिस, जैसे हम लोग सूखे चने को अगर पानी में डालते हैं तो चना फूल जाता है, वो ऑस्मोसिस का एग्जांपल है। कि बाहर में पानी रहता है जो कि उसका कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है, और सूखा हुआ चना जिसके अंदर पानी एकदम नहीं होता, तो चना क्या करता है, इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए, मतलब कि अंदर में सूखापन को हटाने के लिए चना अपने अंदर पानी को एब्जॉर्ब करता है, जिसे हम लोग ऑस्मोसिस कहते हैं। और आगे देखते हैं हम लोग। तो हम लोग मैंने जैसे बताया है कि इट इज़ द मूवमेंट ऑफ गैसेस ऑफ वाटर अक्रॉस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई वाटर कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लो वाटर कंसंट्रेशन टिल इक्विलिब्रियम इज रीच्ड। जैसा कि हम लोग चना वाला एग्जांपल में देखें कि चना, सूखा हुआ चना को जब पानी में डालते हैं तो पानी जो है अपने अंदर ले लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। तो क्या है, ऑस्मोसिस का एग्जांपल है, जिससे वो तब तक लेगा जब तक कि अंदर का जो उसका पानी का जो कंसंट्रेशन है बाहर के पानी के कंसंट्रेशन से जब तक इक्वल ना हो जाए तब तक वो एब्जॉर्ब करता है। उसके बाद इक्विलिब्रियम में आ जाता है, जिसके बाद वो फूलता नहीं, स्टेबल हो जाता है। क्या होगा जब हम लोग शुगर सॉल्यूशन या सॉल्ट सॉल्यूशन में एनिमल और प्लांट सेल को डालते हैं, तो तीन चीज़ हो सकता है, थ्री थिंग्स कुड बी हैपन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में सेल के बाहर वाटर कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है, जिसके चलते सेल जो है वाटर एब्जॉर्ब करता है अपने अंदर। जैसा कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का एग्जांपल है सूखा हुआ चना, जब हम लोग पानी में डालते हैं तो वह फूल जाता है। तो चना वाला एग्जांपल किसके लिए सूटेबल है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के लिए सूटेबल है। नेक्स्ट है हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक तो हो गया हमारा, अब नेक्स्ट है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है कि सेल के अंदर का कंसंट्रेशन, वाटर कंसंट्रेशन ऑफ सेल इनसाइड एंड आउटसाइड सेम रहता है। यानी कि सेल के अंदर का कंसंट्रेशन और सेल के बाहर का कंसंट्रेशन अगर सेम रहता है तो उस सॉल्यूशन को कहते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। इसमें एब्जॉर्प्शन और श्रिंकेज कुछ भी नहीं होता, स्टेबल रहता है, उसे कहते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, जस्ट अपोजिट हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का जस्ट उल्टा होता है। इसमें सेल के अंदर पानी रहता है और सेल के बाहर पानी का मात्रा कम रहता है। तो सेल क्या करता है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर जाता है, तो सेल सूख जाता है, श्रिंक कर जाता है। तो ये क्या है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का एग्जांपल। हम लोग देखिए इंडोसाइटोसिस क्या होता है। इंडोसाइटोसिस क्या होता है, जब हम लोग ये फ्लेक्सिबल सेल मेम्ब्रेन के फ्लेक्सिबिलिटी को बताता है। जैसा कि अमीबा का हम लोग पिक्चर देख रहे हैं, इसके अंदर साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस है और इसके पास एक सूडोपोडिया होता है। जैसे जैसे अमीबा ग्रो करता है, इसका सूडोपोडिया भी ग्रो करता है। और जैसा अमीबा के पास सूडोपोडिया हाथ के समान है, हाथ के जैसा सिमिलर है, जैसा कि हम लोग का हाथ होता है उसके पास सूडोपोडिया होता है। और सूडोपोडिया क्या करता है, फूड मटेरियल को इनगल्फ करता है अपने अंदर लेकर और डाइजेस्ट करता है। यही इसका काम है सूडोपोडिया का। जैसे जैसे सूडोपोडिया के पास कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स या फूड पार्टिकल्स आता है तो इसे इनगल्फ कर लेता है और अपने अंदर फूड वैक्यूल में स्टोर कर और डाइजेस्ट कर लेता है। और इसी के फ्लेक्सिबिलिटी को, सेल मेम्ब्रेन के फ्लेक्सिबिलिटी को ही इसी प्रोसेस को इंडोसाइटोसिस कहते हैं।
उसका एग्जांपल अमीबा है, बेस्ट एग्जांपल। अब हम लोग पढ़ेंगे सेल वॉल। सेल वॉल क्या होता है? ये इट इज़ अ गार्ड विच इज़ ओनली प्रेजेंट इन प्लांट सेल नॉट इन एनिमल सेल। ये सिर्फ सेल वॉल क्या होता है, सिर्फ प्लांट सेल में ही होता है, एनिमल सेल में नहीं होता। और ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है जो कि सेलुलोज का बना हुआ होता है, और ये सपोर्ट करता है प्लांट सेल को, बाहर की तरफ से सपोर्ट करता है, जिसके वजह से प्लांट सेल में रैप्चर्स बहुत कम दिखते हैं। तो रैप्चर्स बहुत कम दिखते हैं मतलब कि प्लांट सेल बहुत कम फटता है। तो प्लांट सेल कम फटने का कारण है और अंदर में हरा हरा रहने का कारण है कि क्योंकि वो उसके पास सेल वॉल होता है, जिसके चलते जब हम लोग कोई भी किसी भी पेड़ के तने को हल्का सा छीलते हैं तो उसके अंदर हरा हरा दिखाई देता है, क्योंकि वो सेल वॉल से घिरा हुआ है और सेफ रहता है। उसके बाद आता है कि मैंने बताया कि इट इज़ मेड अप ऑफ सेलुलोज विच इज़ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस। ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है जो कि सेलुलोज का बना होता है, और ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है फ्रॉम आउटर साइड ऑफ द प्लांट सेल। और ये एनिमल सेल में नहीं होता है, सिर्फ प्लांट सेल में होता है। प्लाज्मोलिसिस क्या होता है? When a living plant cell loses the water through osmosis, there is shrinkage or contraction of the content of the cell away from the cell. This phenomenon is known as plasmolysis. प्लाज्मोलिसिस में क्या होता है कि सेल के अंदर जो भी पानी होता है वो बाहर निकल जाता है, जैसा कि हम लोग हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में देखा था। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में भी यही होता है, अगर सेल के अंदर कॉन्सेंट्रेशन वाटर का ज़्यादा होता है तो बाहर की ओर निकलने की कोशिश करता है, तो जिसके चलते श्रिंकेज हो जाता है, और इसी को हम लोग प्लाज्मोलिसिस कहते हैं। एब्जॉर्प्शन क्या होता है? एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस ओनली इन लिविंग सेल्स नॉट इन डेड सेल्स। हम लोग जानते हैं कि एब्जॉर्प्शन का प्रक्रिया सिर्फ लिविंग सेल्स में ही होता है, डेड सेल्स में नहीं होता, क्योंकि जैसा कि हम लोग जिंदा हैं तो ही हम लोग सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं। तो रेस्पायरेशन का काम जिंदा रहते हुए ही हो सकता है। मरने के बाद तो रेस्पायरेशन का प्रोसेस होगा नहीं, इसमें भी वैसा ही होता है। अगला पॉइंट है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल इन प्लांट सेल, द सेल ऑफ प्लांट swells up but changes its structure in animal cells. Due to presence of cell wall in plant cells, the cells of plant cells swells up but changes its structure in animal cells. Changes cannot take place. ये सिर्फ प्लांट सेल्स में ही हो सकता है कि अगर प्लांट सेल्स में अगर पानी अंदर चला गया तो फूल कर अंदर ही अंदर बड़ा होगा, लेकिन अगर एनिमल सेल्स में अगर पानी बहुत ज़्यादा चला जाता है तो एनिमल सेल्स रैप्चर हो सकता है, फट सकता है। तो प्लांट सेल में कितना भी पानी चला जाए और वो एडजस्ट कर लेता है ड्यू टू सेल वॉल। अब है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या होता है? तो न्यूक्लियस इज़ अ कंट्रोलिंग यूनिट और कंट्रोलिंग यूनिट ऑफ द सेल लाइज इन द सेंटर ऑफ द सेल। ये सेल के सेंटर में होता है और पूरे सेल को कंट्रोल करता है न्यूक्लियस। ये क्या है? न्यूक्लियस हैज़ डबल लेयर कर्विंग कवरिंग कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस जो है डबल लेयर होता है और इस डबल लेयर कवरिंग होता है, जिसको हम लोग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। और इसी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छिद्र होते हैं, जिसके द्वारा अंदर में जो न्यूक्लियस में जो राइबोसोम बनता है वो इसी सेल मेम्ब्रेन के पोर्स से बाहर आता है और साइटोप्लाज्म में इंडो इंडोस ईआर के थ्रू वो साइटोप्लाज्म में घुल जाता है और गोल्जी बॉडी के थ्रू हर जगह फैल जाता है। तो इसमें क्या है, न्यूक्लियस से राइबोसोम बड़ा और वो ईआर ईआर जो न्यूक्लियस के पास होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है न्यूक्लियस के चारों तरफ रहता है,
जिसके वजह से जैसे ही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से राइबोसोम पास होता है तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू वो साइटोप्लाज्म में मिल जाता है, और साइटोप्लाज्म में मिलते ही वो प्रोटीन की सिंथेसिस को चालू कर देता है। और ये प्रोटीन का सिंथेसिस गोल्जी एपरेटस से होते हुए हर जगह जहाँ ज़रूरत है सेल्स को प्रोटीन बनाने के लिए, सेल बनाने के लिए, वहाँ उसको पहुँचाता है। On the surface of nuclear membrane, on the surface of nuclear membrane has a small pores which allows the transfer of material from inside nucleus to the outside, that is cytoplasm, to the cytoplasm. तो ये अंदर से बाहर किसके थ्रू जाता है? पोर्स के थ्रू, और वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू होते पूरे साइटोप्लाज्म में फैल जाता है, और जहाँ जहाँ प्रोटीन की ज़रूरत है वहाँ वहाँ प्रोटीन पहुँचता है। न्यूक्लियर कंटेन्स क्रोमोसोम. Nucleus contains chromosome which are visual rod-shaped structure only about to divide. जैसा कि हम लोग जानते हैं कि न्यूक्लियस में जो क्रोमोसोम होता है सिर्फ सेल टूटने के समय ही, सेल डिवाइड होने के समय ही हम लोग को क्रोमोसोम दिखाई देता है पेयर्स में। और क्रोमोसोम क्या करता है? क्रोमोसोम कंटेन करता है इन्फॉर्मेशन, मतलब जेनेटिक इन्फॉर्मेशन में कंटेन करता है, और क्रोमोसोम डीएनए और आरएनए से बना हुआ होता है। डीएनए और आरएनए से क्रोमोसोम बना हुआ होता है, जैसा कि हम लोग बताया। डीएनए इज नेसेसरी फॉर कंस्ट्रक्टिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग द सेल्स इन अ ट्रू डायरेक्शन। अगर डीएनए नहीं होगा, अगर डीएनए सही तरीक़ा से काम नहीं करेगा तो एट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ बर्थ नाक कहीं और, नाक का सेल्स कहीं और लगना है, नाक का सेल्स जहाँ लगना है वहाँ ना लगकर दूसरी जगह पे लगना चालू हो जाएगा। आँख का सेल कहीं और ना लगकर दूसरी जगह पे लगना चालू हो जाएगा, और कान का सेल्स कहीं और सही जगह पे ना लगकर दूसरी जगह पर लगना चालू हो जाएगा। तो डीएनए क्या करता है? डायरेक्शन देता है कि जहाँ पर सेल्स बनने हैं उस टाइप की उसी जगह पर बनेगा। अगर डीएनए नहीं होगा तो पूरा जो चाइल्ड होगा वो ख़राब तरीके से सिंथेसिस हो जाएगा चाइल्ड का। एग्जाम्पल में मैंने बताया, इसलिए इन न्यूक्लियस क्रोमेटिन इज प्रेजेंट्स, और क्रोमेटिन ही बेसिक यूनिट है जेनेटिक मटेरियल का। क्रोमे पूरे न्यूक्लियस में थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर रहता है जिसे हम लोग क्रोमेटिन कहते हैं, उसी का ट्रांसफॉर्मेशन अलग अलग फॉर्म में दिखाई देता है। न्यूक्लियस प्लेज अ सेंट्रल रोल इन सेलुलर रिप्रोडक्शन बाय विच सिंगल सेल डिवाइड एंड फॉर्म्स टू न्यू सेल। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सबसे पहले सेल टूटने के समय न्यूक्लियस डिवाइड होता है। सबसे पहले न्यूक्लियस डिवाइड होता है, उसके बाद साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है। और बैक्टीरिया में अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन होने की वजह से इसमें क्या होता है, अच्छी तरीक़ा से सेल डिवीज़न ऑफ सेल नहीं हो पाता है, और जो अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन है उसी को हम लोग न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। Those organism whose cell membrane is not defined is known as prokaryotic organism, and those who have defined nucleus membrane are called eukaryotes. जिसमें डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, डिफाइंड न्यूक्लियर रीजन होता है, उसे हम लोग यूकैरियोट्स कहते हैं। और जिसका डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है, डिफाइंड न्यूक्लियर रीजन नहीं होता है, उसे हम लोग प्रोकैरियोट्स कहते हैं। प्रोकैरियोट्स में जैसे आ गया हम लोग का बैक्टीरिया, और यूकैरियोट्स में आ गया हम लोग का एनिमल सेल्स, और फुल्ली डेवलप्ड सेल्स जो कि एक ह्यूमन बॉडी का होता है वो भी यूकैरियोट्स में ही आएगा। सो बने रहिए आगे के टॉपिक के लिए। मैं इस प्लेटफॉर्म पर, इस चैनल पर आपकी पूरी सिलेबस को मैंने कंप्लीट कराऊंगा। सो बाय, टेक केयर।
टेक केयर।